बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन नंबर 15 जी, इन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट और स्कूल डेवलपमेंट जी। In previous session we were talking about the roles and responsibilities of a head जी, that we talked about certain basic characteristics of a head which are expected from a head। उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें अबव ऑल हमने क्या था कि दैट हेड मस्ट बी विद अ लीडिंग रोल और हेड मस्ट बी विद डिसीजन मेकिंग पावर जी। नाउ मूविंग अहेड जी, दैट नेक्स्ट पॉइंट regarding the head जी is that the every head must have a financial insight of the institute जी। मोस्टली ऑब्ज़र्व क्या किया गया जी कि व्हेनेवर आई एम सेइंग ऑब्ज़र्व किया गया तो उससे मुराद मैं कोई ये नहीं लेता, बहुत अच्छे हेड्स, बहुत कमाल के लोग, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लेयर दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल सुपर्ब, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं। जनरल से मुराद क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रिवेलिंग, अब ये ज़रूरी नहीं हो सारे हेड्स शहरों में ही बैठे हुए हों, बड़े इदारों में भी बैठे हों क्लियर, वो साइड एरियाज़ में भी हो सकते हैं, छोटे इदारों में भी हो सकते हैं क्लियर। तो हम एक जनरल प्लान को ध्यान में रख के, एक एवरेज प्लान को ध्यान में रख के डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें फाइनेंशियल इंसाइट से मुराद क्या कि जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या है जी कि दैट हेड्स आर देयर जी जस्ट गोइंग फॉर एडमिशंस इन अ स्कूल जी, कि जिसको हम एक बच्चे भरो पॉलिसी कह लें आप, ठीक है, जिसमें हम समटाइम्स स्टैंडर्ड सेक्रीफाई कर रहे होते हैं या एडमिशन के टाइम पे प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट सिस्टम नहीं होता, या टेस्ट सिस्टम है तो सिर्फ इसलिए कि जी उसके थ्रू बच्चे को एडमिशन देना है या नहीं देना जी, या वो एक फॉर्मेलिटी की हद तक नहीं, वो बेसिकली का आपका एवेलुएशन प्लान होता है, वो एक टारगेट्स होते हैं, वो एक सेट टारगेट। मैंने फॉर एग्जांपल एंट्रेंस टेस्ट किया जी 100 बच्चों का, ठीक है, उन 100 बच्चों में क्या मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि कितनों का कौन सा सपोज राइटिंग है तो कितनों का राइटिंग एरिया वीक है, ठीक है, कितनों का कंसंट्रेशन लेवल कम है, कितनों का रीडिंग एरिया वीक है क्लियर, कितनों का क्रिएटिविटी जो है वो वीक है क्लियर, यानी कौन कौन किस किस एरिया में मैंने काम करना है जी। वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ अब अगर मैं कहूँ सिर्फ वो बच्चे भरो पॉलिसी है, लेकिन इनके साथ अगर फाइनेंशियल इंसाइट में मेरे पास फाइनेंशियल इंसाइट से मुराद क्या है कि दैट एवरीथिंग इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ फाइनेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट जी, कि उसमें अवेलेबल स्पेस जी क्या है मेरे पास, ठीक है, अवेलेबल इनटेक या अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है मेरे पास, उससे इनकम कितनी जनरेट हो रही है जी, उसका एक्सपेंस क्या है, सैलरीज क्या हैं, यानी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए मैंने कोई एक साल का एक सेशन गुजारना या एक ठेके की तरह एक स्कूल को चलाना क्लियर, वो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी नहीं डिराइव हो पा रही, या उन इदारों में कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही होती, या स्टेबिलिटी है भी है तो देख लें 30-30 40-40 साल से बने होंगे, उन 30-40 सालों के बाद भी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो 30-40 साल पहले थे जी, कि यानी वो क्या लें उसमें कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं होता, प्रोग्रेशन प्लान नहीं होता, कि वो होना तो ये चाहिए कि वो मॉन्सरी है तो उससे स्कूल लेवल पे जाए, स्कूल है तो कॉलेज पे जाए, कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी पे जाए, या कॉलेज है तो मल्टीपल कैंपसेस पे जाए। अगर मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो एक सोशल सर्विस भी है कि अगर मैं एक स्कूल खोल के किसी एक एरिया के बच्चों को सर्व कर रहा हूं तो क्यों ना मैं उसको 10 खोल के 10 डिफरेंट एरियाज़ के बच्चों को सर्व करूं। अगर मैं उस एंगल से देखूं, सोशल सर्विस भी तभी अवेलेबल है व्हेन आई एम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसी में से अगर मैं कहूँ जी सपोज कि मैं कुछ स्कॉलरशिप्स देना चाह रहा हूँ, वज़ाइफ देना चाह रहा हूँ, स्टाइपेंड देना चाह रहा हूँ, कोई ऑर्फन्स के लिए हैं, कोई डिज़र्विंग बच्चों के लिए हैं, वो तभी अवेलेबल होंगे कि जब मेरे पास फाइनेंशियल इंसाइट होगी ना, कि मेरे पास सपोज पेइंग क्लास है तो पेइंग क्लास से कितने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं कि जिनमें से मैं कुछ एलोकेट कर सकता हूँ स्कॉलरशिप्स की मद में। अनफॉर्चुनेटली जी विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं सपोज 20,000 रुपये पर मंथ फ़ी लिख के उसमें से कंसेशन करके 10,000 रुपये फ़ी पर मंथ फ़ी कर दूं और मैं उसको स्कॉलरशिप का नाम दे दूं। दिस इज़ नॉट एट ऑल स्कॉलरशिप जी। ये बेसिकली आप उन बच्चों को आप कह लें इम्तिहान में, उनके पेरेंट्स को भी इम्तिहान में डाल रहे होते हैं।
अगर वो स्कॉलरशिप हैं, अगर वो वज़ाइफ हैं, तो वो प्रॉपर फिर कंप्लीट हो ना, वो खुलूफ़ सल्म काफ़ा वाली पूरी बात हो ना। फिर उन बच्चों के बैग्स भी, उनके बुक्स भी, उनका आप कह लें कि पॉकेट मनी भी, उनका लंच टाइम है, अगर उनकी एक्टिविटीज़ की कोई कॉस्ट आती है, कुछ है, वो सारी फिर स्कूल पे करे ना। अगर मैंने 20,000 में से 10,000 करके या 5,000 उससे फ़ी ले ली, ठीक है, उसके साथ कुछ और जो एक्सपेंस आ रहे हैं उसके, हु विल अफोर्ड दोज जी? डोंट यू थिंक दैट यू आर एक्चुअली पुटिंग दैट चाइल्ड एंड हिज फैमिली इन ट्रबल, कि वो सफ़र करेंगे, उसके साथ एक 20,000 वाला बच्चा बैठा हुआ है जिसके रिसोर्सेस इस 5,000 वाले या 10,000 वाले से ज़्यादा हैं। तो आप नहीं समझते आप उसको एक कॉम्प्लेक्स का शिकार सिटीज़न बना रहे हैं। अगर वो स्कॉलरशिप प्लान है तो वो फिर फुल फ्लेज कंप्लीटली होना चाहिए ना। क्लियर, इट मस्ट नॉट बी अ ड्रामा। ड्रामेटिक्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जी। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग देयर रिस्पेक्ट जी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज जी, कि जिसमें मैं फ़ीस ज़्यादा रख के उसी को कंसेशन करके कम कर दूं और मैं इश्तिहार लगा दूं कि जी इतने लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है जी, या इतने बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप। दिस इज़ नॉट स्कॉलरशिप, दिस इज़ सिंपली फ़ी कंसेशन, कि उसको कंसेशन दी जा रही है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है ये। और फिर मैं कहूँ जी मान लिया जी दी जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई कोई फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स हेड्स के नॉलेज में है? क्या हेड्स उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं? यानी अकॉर्डिंगली प्लान से मैं मुराद क्या ले रहा हूं कि फॉर एग्जांपल वन टीचर वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है जी। यानी एवरेज आप कहें तो वो क्या निकाली जाती है कि दैट विद 15 to 20 स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी वन टीचर जी, जो एवरेज एजुकेशन की स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं। कितना होना चाहिए जी? 15 to 20 स्टूडेंट्स के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट सब कुछ शामिल करके कह रहा हूं जी। अगर उसको सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड करें तो फिर वो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो जो कैलकुलेशंस बन रही होती हैं वो सम टाइम, ठीक है, 100 to 200 स्टूडेंट्स, वन चाइल्ड इज वन टीचर इज एग्जिस्टिंग जी। उससे एक तो क्या है कि एकेडमिक्स सफ़र करते हैं जी, ओवर बर्डन होती हैं चीज़ें, यानी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है जी। आसान ज़ुबान में ये कहूँ मैं कि मैंने कितने बच्चों के लिए कितने टीचर हायर किए हुए हैं, उनका पे पैकेज क्या है, उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं टास्क उनके बढ़ाता जाऊँ और सैलरी को टारगेट ना करूँ, उससे एक तो स्टैंडर्ड लो होगा और दूसरा कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल प्लान कभी भी डिराइव नहीं हो सकता जी। इट्स इम्पॉसिबल। वो वक्ती 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3-4 साल के लिए तो चल जाएगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जिसकी वजह से मैं एक मिसाल दूं कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर आप कह लें इज सफरिंग। वजह उसकी क्या है कि वो कंसिस्टेंसी स्टाफ की नहीं है। यानी स्टाफ से पहाड़ खोदने के, जुए शीरीं लाने के तकाजे तो किए जाते हैं, फेवर्स तो मांगी जाती हैं, लेकिन स्टाफ के लिए वो क्या, वो फाइनेंशियल प्लान्स या वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो इन टर्म ऑफ सैलरी हों या इन टर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हो या इन टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हो या इन टर्म ऑफ अदर फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ हों, वो फेवर उनको नहीं दिए जाते। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉपर एक प्लान जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। और अगर इसी मुल्क में दूसरी तरफ मैं कहूँ तो ऐसा प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ 20-20, 25-25, 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे उनको क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनके पास। Other than salary, they are enjoying what जी? Health insurance, life insurance. They are getting what जी? Financial help for vehicles जी. They are getting financial help for house building जी. They are getting, there are certain loan schemes for them जी. प्रॉब्लम हमारे एंड से कहाँ पड़ती है? जब हम एक इदारा बनाते हैं, उस इदारे में हम क्या स्टाफ से क्या डिमांड कर रहे होते हैं? वो अपना खून पसीना भी बहा दे जी। बदले में उसको क्या मिलेगा ये फोकस नहीं होता हमारा। यानी क्या मतलब, वो काम किसी एक इदारे में करे
वो घर अपना कहीं और से पैसे अरेंज करके बनाए, गाड़ी अपनी कहीं और से पैसे अरेंज करके करे, उसने बच्चे की शादी करवानी है तो पैसे कहीं और से अरेंज करके करे। तो दिस सिस्टम इज बेसिकली व्हाट जी, रिडिकुलस जी। अब इसी को आप कंपेयर करें मल्टीनेशनल कंपनीज से जी, दे आर ऑल्सो देयर विद देयर ओन एम्प्लॉय, उनके भी एम्प्लॉय हैं, दे आर एग्जिस्टिंग देयर, क्यों? दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड जी। नॉट ओनली, मैं रिपीटेडली एम्फेटिकली ये बात कह रहा हूं जी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सैलरी ओनली, बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और एनी अदर फाइनेंस जी। हजुमरा स्कीम्स भी हैं, अब कुछ स्कूल्स कर भी रहे हैं, हाईली अप्रिशिएटेड दैट जी, दैट इट मस्ट बी देयर जी, कि देयर मस्ट बी अ कंप्लीट ओवरऑल अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर देम जी, जिसमें आप उसका प्रोविडेंट फंड कह लें, कोई और कह लें, कि इदारों को ये किसी ना किसी वक्त जाके ये बात सोचनी पड़ेगी, वरना हालात प्राइवेट सेक्टर के ऐसे हो चुके हैं कि अब महीनों इंतज़ार करना पड़ता है किसी अच्छे टीचर के लिए, और गिला किस पे कर दिया जाता है जी? टीचर पे जी। नॉट एट ऑल जी, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बाय द टीचर्स जी, कि उनसे जो फेवर ले, माई सेल्फ रिमेन जी, ले रिमेन्ड अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट जी। Whenever I needed, I always found teachers supporting me. I always found teachers suffering and still working hard for the better future of children जी। क्लियर? वो हर फेवर हर वक्त देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब उनको कोई फेवर चाहिए होता है तो इदारे वो फेवर देने से हेजिटेंट हैं या रिलक्टेंट हैं, या उनके एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। कौन से? फाइनेंशियल जी। बाकी मैटर्स में उनके फाइनेंशियल एक्सक्यूजेज नहीं हैं, ठीक है। बाकी स्कूल ओनर्स की आप कह लें कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस देख लें आप, उनकी लग्जरीज देख लें आप, द वर्कर हु इज अर्निंग फॉर देम उसका लाइफ स्टेटस देख लें, और फॉर होम ही इज अर्निंग उसका लाइफ स्टेटस देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे जी, जब तक हम इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं लेके आएंगे, या जब तक हम कोई जस्टिफाइड प्लान नहीं लेके आएंगे जी, देयर मस्ट बी सम जस्टिफिकेशन, किसी हद तक तो जस्टिफिकेशन हो ना, कि जो एक टीचर है, जो एक वर्कर है, जो कमा के दे रहा है, लाखों करोड़ों कमा के दे रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और जो एक ओनर है जिसके लिए कमाया जा रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होता है जी। जब तक इस फ़र्क को मैं मिटाने का नहीं कह रहा, कुछ जस्टिफाइड बुनियादों पे इसके अंदर कुछ स्टेबल प्लान नहीं लाएंगे, इट कैन नेवर वर्क जी। और उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबल कौन होता है जी? उसकी जिम्मेदारी कौन है, किस पे है? हेड्स पे जी, बिकॉज ऑल दैट टीम इज बेसिकली सर्विंग विद अ हेड, वर्किंग विद अ हेड। और अनफॉर्चुनेटली हेड्स क्या है जी? ओनर क्लास को खुश करने के लिए कि जी हमने कम खर्चे में आपको टीचर हायर कर दिए हैं जी, हम कम खर्चे में आपको स्कूल चला के दे रहे हैं जी। वो ओनर्स को बाज़ार तो लग रहा होता है उनकी बचत ज़्यादा है, उनकी अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर सोचें वो, तो उन इदारों की जड़ें खोखली हो रही होती हैं। तो ऐसे हेड्स कभी भी फेवरेबल नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इदारे के लिए जो कम खर्चे में उनको चाल चलाओ करके दे रहे हों। यहाँ बात कम खर्चे या ज़्यादा खर्चे की नहीं है, मैं बार बार एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, जस्टिफाइड प्लान जी, on with solid reasons जी, with solid logic जी, on solid grounds जी। Am I clear जी? Next जी, heads must always be there जी, with comprehensive HR plan जी। हेड्स के पास comprehensive HR plan भी होना चाहिए। When I'm saying HR plan जी, some hiring firing policy जी, और मैं ये जो वर्ड फायरिंग लिख रहा हूं, I always believe in what जी, that this policy must be there with an ideology of what? Changing people or grooming people
इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग पीपल जी, इफ सम इंडिविजुअल, पहली बात क्या है, हायरिंग से यहां से शुरू कर लें जी, कि दैट इट मस्ट बी इन अ सिस्टमैटिक वे जी, इट मस्ट बी देयर डीपली ऑब्जर्व जी, इट मस्ट बी देयर विद सर्टन मैकेनिज्म जी, कि वो ठीक ठाक उसको ऑब्जर्व करके, ठीक ठाक उसको टेस्ट करके, इंडिविजुअल मस्ट बी हायर्ड। आप उसका क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बना लें, अकॉर्डिंग टू द मार्क बना लें, दैट क्राइटेरिया मस्ट बी देयर कॉम्प्रीहेंसिव जी। होता क्या है जी, कि दैट स्टाफ इज रिक्वायर्ड, उस वक्त खाना पूरी करने के लिए जल्दी से हायरिंग कर दी गई जी, थोड़े ही अरसे बाद फील हो रहा होता है कि जी दैट हायरिंग वाज नॉट सूटेबल जी, अक्लो दानिश की जितनी भी गिरें हैं वो थोड़े अरसे बाद खुलना शुरू हो जाती हैं जी। तो क्या मेरा सवाल ये होता है कि हायरिंग के वक्त अक्लो दानिश नहीं थी, हायरिंग के वक्त विजडम नहीं थी, जो विजडम अब फायरिंग के वक्त आ गई है? ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई है, सपोज जी, सपोज मान लिया है कि जी दैट देयर इज सर्टन पॉसिबिलिटी जी, कि जहां पे ज़रूरत है, तो क्या वी नीड टू व्हाट जी, ग्रूम पीपल जी, वी नीड टू ट्रेन पीपल। यूजुअली इट हैपेंस जी, वी ऑल द टाइम एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टाफ जी, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई विदाउट ट्रेनिंग दैम जी। ऐसा भी तो हो सकता है जो मैं अपने स्टाफ से एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं, लेकिन उनको उनके उस बारे में पता ही ना हो। आर दे वेल अवेयर अबाउट इट? आर दे वेल ट्रेन्ड, या आर दे ट्रेन्ड इनफ to meet the challenges, to achieve the goals, to achieve the targets? Clear? After that training ji, is there certain mechanism to observe them, evaluate them, and give them feedback of their performance ji? And if still there is some problem ji, do you have certain, or do we have certain mechanism to ग्रूम पीपल जी इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैम? मैं एक इंडिविजुअल है, उसको रिप्लेस करके नया ले आऊंगा, तो मुझे क्या गारंटी है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा? अगर ऐसा हुआ कि उनके अंदर भी वही फ्लॉज पाए गए जो पिछले स्टाफ मेंबर के थे, तो देन व्हाट जी, देन आई विल फायर हिम अगेन। देन आई विल हायर समबडी अगेन। दिस मस्ट बी देयर विद सर्टन एंडिंग जी, यानी क्या मुराद, कि दिस मस्ट बी देयर विद सर्टन कॉम्प्रीहेंसिव प्लान, दैट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जी। देखने में क्या है कि जी एक कोई ऐसा स्टाफ मेंबर मिल गया जो डायनामिक है, जो मल्टीपल है, जो जिसके अंदर या नॉलेज है जिसके पास, या जिसके पास मल्टीपल एक्सपोजर है, वही एक बेचारा स्टाफ मेंबर हर मामले में रगड़े में आया होता है। सपोज 10 पीपल आर देयर जी इन माई टीम जी, उन 10 में से वो जो एक है वो हर चीज़ में रगड़े में होता है, बाकी 9 नहीं है जी। यानी मैं एचआर को देख लें कि मैं जो टास्क असाइन कर रहा हूं, क्या वो भी वेल प्लान्ड हैं? क्या मैंने हायरिंग के वक्त ये चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन रखी है कि मुझे एकेडमिक्स के एरियाज कौन से चाहिए जिनको मैंने टारगेट करना है, उसके साथ कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, उसके साथ सपोज कोई और मैनेजेरियल रोल्स हैं, जो मैंने आपको कहा था कि दैट बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज बाय द टीचर। टीचर इज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर जी, inside the classroom, outside the classroom, within the premises of any institute जी। Without teacher every other thing fails, every other plan fails। तो क्या मैंने हायरिंग के वक्त वो चीज़ नोट की है? अगर एकेडमिक लाइन पे बात करूं, अब आ जाए जी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे जी। सपोज आई नीड सर्टन इंडिविजुअल फॉर आईटी रिलेटेड टास्क या कंप्यूटर रिलेटेड टास्क जी। क्या मैंने सिर्फ सीवी देख के या प्रीवियस एक्सपीरियंस देख के मैं एक बंदा एक डायरेक्टली हायर कर लिया? क्या मैंने
कोई ऐसा मेरे पास सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिसमें मैं उस बंदे को चेक करूं मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल जी, मार्केटिंग जी, फ्रंट डेस्क ऑफिसर जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जी, अकाउंट्स ऑफिशियल्स जी। मोस्टली देखने में गया है जी कि अकाउंट्स से रिलेटेड लोग बाकी स्टाफ को इवन सैलरीज भी ऐसे पे कर रहे होते हैं जैसे वो घर से ला के दे रहे हैं उनको। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर स्टाफ मोस्टली जी इज अनबेरेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? अब ये सारा प्लान जितना भी, चाहे वो चौकीदार से लेके, जो हमने जब शुरू किया था मैंने क्या कहा था कि सम टाइम इनसाइड द क्लासरूम और इनसाइड द स्कूल यू आर मेंटेनिंग वेरी सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट जी, बट आउटसाइड व्हाइल एंटरिंग और लीविंग, clear, the gatekeeper or the security guard is getting insolent to that child, arrogant to that child, or dealing that child in an uncivilized manner. Don't you think that कि वो अंदर का आपका सारा impact बाहर आके ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा? And that is also what she against the goodwill of your institute, goodwill of your organization, क्योंकि बाहर से कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है, चाहे वो पेरेंट आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो उनका पहला जो बंदा जिससे उनका सामना होता है वो कौन होता है? गेट कीपर होता है। क्या उसको भी हायर करते वक्त क्या हेड उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था? या हेड ने उन चीज़ों को बॉदर किया है, या हेड ने उस गार्ड को ट्रेन किया है? यानी पहले क्या आ गई? हायरिंग फायरिंग जी। अगला स्टेप क्या आ जाएगा उसका? ट्रेनिंग जी। मोस्टली आई कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जी कि जी 20 साल का तजर्बा है जी, 15 साल का तजर्बा है जी, तो क्या वो 20 साल इस ऑर्गेनाइजेशन या इस इंस्टीट्यूट का तजर्बा है? नहीं, वो किसी और का है जी। वहाँ हो सकता है माहौल कुछ और हो, वहाँ हो सकता है उनका करिकुलम कुछ और हो, उनका प्लान कुछ और हो, उनका मैकेनिज्म, उनकी पॉलिसी कुछ और हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, आपका वो 10 साल का तजर्बा सर आंखों पे जी। नाउ यू नीड टू गो फॉर व्हाट जी, नाउ यू आर हियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस इंस्टीट्यूट, in this school. Now you need to know about the norm of this school. Mostly standard same होता है तकरीबन सारों का, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो हो सकती हैं ना। काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती हैं। या मैं कहूँ जी एक बंदे ने किसी स्कूल में जी 10 साल लगाए हैं, मैं डायरेक्टली उठा कर उनको किसी जगह पे बैठा दूँ, तो वो तो अपने उस पास एक्सपोजर या पास एक्सपीरियंस की बेस पे काम कर रहे होंगे, जो हो सकता है आपकी पॉलिसी से अगर क्लैशिंग ना भी हो तो कम से कम डिफरेंट हो। am I clear जी? यानी पहले मैंने क्या कहा? हायरिंग फायरिंग जी, देयर मस्ट बी सर्टेन मैकेनिज्म ऑन जस्ट ग्राउंड्स, यानी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर हायरिंग फायरिंग ना हो। एक स्टाफ मेंबर है, अगर वो 90% अपने टास्क में या 80% या मेजोरिटी अपनी टास्क में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्लियर, ही और शी इज देयर वीक एट सर्टेन पॉइंट्स जी, तो आई थिंक दैट स्टाफ मेंबर मस्ट बी गिवन लेवरेज जी, कि वो अगर सपोज 90 काम 99 काम ठीक कर रहा है, उससे एक काम गलत हो रहा है, तो उसको लेवरेज मिलना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसके 99 अच्छाइयों को छोड़ के उसकी एक खामी से चिपक जाऊं, मैं उसकी एक खामी को पकड़ लूं। तो आई शुड फोकस ऑन व्हाट शी, दोज पॉजिटिव ट्रेट्स, दोज पॉजिटिव क्वालिटीज। am I clear जी? अब उसके बाद क्या जी? डू आई हैव सर्टेन बैकअप प्लान? अब स्टैंडर्ड तो ये कह रहा होता है कि जी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सन एन एक्स्ट्रा पर्सन मस्ट बी देयर अवेलेबल ऑल द टाइम। स्टैंडर्ड ये कह रहा होता है। चलें जी, मान लिया एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते जी, फाइनेंस फिर इन्वॉल्व हो जाती है लाखों करोड़ों आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज में मुझे नहीं समझ आती, हमेशा फाइनेंस आड़े आ जाती है। अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वो लग्जूरियस किस्म का, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल का लिविंग स्टाइल होता है, वहाँ फाइनेंस आड़े नहीं आती। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या उसमें फाइनेंस आड़े आ जाती है जी, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं जी। इनकम अर्निंग में देखूं तो करोड़ों लाखों में हो रही होती है, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड की बात करो तो वहाँ फाइनेंस आड़े आ जाती है जी, अनफॉर्चुनेटली जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद अपॉलॉजीज, दो आई शुडंट बी।
बैकअप प्लान क्या है जी? अगर वो इंडिविजुअल फर्ज करें नहीं है तो हेड मस्ट हैव व्हाट जी, अ लिस्ट अवेलेबल जी रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स इन फॉर्म ऑफ सीवी सबमिटेड जी। देखा क्या जा रहा होता है, एक एक महीना गुजर गया जी, टीचर अवेलेबल नहीं है जी। जब इदारों का एटीट्यूड ऐसा होगा तो टीचर अवेलेबल नहीं होंगे। जी होना था और जी हो रहा है और बिल्कुल ठीक हो रहा है। टीचर को जितना डिसरिगार्ड मिला, जितना डिग्रेड किया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इज सफरिंग सीवियरली जी, प्राइवेट सेक्टर सफर कर रहा है जी। am I क्लियर जी? तो उसका क्या बैकअप प्लान कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जी, short term and head must have certain short term and long term plan जी। अनफॉर्चुनेटली जी जो देखने में आया गया है जी कि दैट स्कूल ओनर्स आर देयर जी विद नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल विद नो एजुकेशनल एक्सपीरियंस, या एजुकेशनल से मुराद भी मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूलिंग एक्सपीरियंस। ये दो चीज़ों को अलग अलग कीजिएगा। क्लियर? बीइंग अ टीचर, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे कभी भी आप एजुकेशनिस्ट नहीं कह सकते। आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम जस्ट डीलिंग विद अ सब्जेक्ट मैटर। मैं एक सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ। Educationist means that the person who is there with certain expertise of clear educational plan, educational planning और educational execution, चाहे वो करिकुलम डिज़ाइन है, चाहे वो स्कूल डिज़ाइन है, चाहे वो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, दैट इज़ टोटली ए सेपरेट प्लान। वो क्या रहा होता है कि वो नॉन प्रोफेशनल लोग, दे आर देयर टू डायरेक्ट होम जी प्रोफेशनल्स जी। मिसाल, हेड इज अ देयर विद सर्टन एक्सपर्टी, वो प्रोफेशनल है जी। पहली गलती क्या, अगर आपने नॉन प्रोफेशनल बंदा वहां बिठा दिया हेड के तौर पे। कौन है जी? ये मेरी वाइफ है जी, इनको हेड के तौर पे बिठा दें। ये मेरी सिस्टर हैं जी, इनको हेड के तौर पे बिठा दें। यानी अनफॉर्चुनेटली दुनिया का हर काम एक मैकेनिज्म के तहत हो रहा है। स्कूलिंग एक ऐसा काम बन गया जिसमें कोई भी उठ के बैठ जाए वो स्कूल चला रहा है जी, और पूछने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी बात क्या है जी कि इंटरफेरेंसेस है जी। वो प्लानिंग कहाँ से आ रही होती है जी? क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट से। मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को खोल के साफ कह दूं जी, ओनर क्लास जी। अब ये प्रोफेशनल्स का काम होता है कि वो चाहे स्कूलिंग है कुछ है, उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट टर्म प्लान दें, वो कोई लॉन्ग टर्म प्लान दें। शॉर्ट टर्म प्लान में मैं कहूं तो एटलीस्ट वो क्या होता है, सेशनल प्लान जी। लॉन्ग टर्म में कहूं तो वो क्या 3 years प्लान है, 5 years प्लान है, 10 years प्लान है। या वो लॉन्ग टर्म से मुराद क्या है कि एवरी ईयर इज देयर विद सर्टेन न्यू डिमांड्स। सारा पाकिस्तान तुला हुआ है जी मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेके बैठा हुआ है। व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स जी, तो वो समझ में नहीं आ रही हुई बात कि इतने डॉक्टर्स इतने इंजीनियर्स को हम लेके कहाँ जाएंगे, और अगर फिर इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं तो मैं कह रहा हूं कि बाकी प्रोफेशंस के लोग मैं कहां से लाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जी? अब वो क्या है कि दैट अ हेड मस्ट बी देयर विद अ क्लियर प्लान, रीप्लान, considered, reconsidered, thought, well thought, sessional plan at least, and moreover with certain long term plan as well. अब मैं लॉन्ग टर्म से मुराद उसको एक्सपेंशन प्लान भी आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट प्लान भी आप कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट प्लान भी। एक्सपेंशन प्लान से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, सपोज 1 से 2 कैंपस में जाना है मैंने, एक शहर से 2 शहरों में जाना है मैंने, तो क्या उठा के सिर्फ मैंने बिल्डिंग खड़ी कर देनी है, स्टाफ हायर कर देना है, उनसे कहूँगा स्कूल स्टार्ट कर लें, या मेरे पास क्या कोई प्लान है? am I क्लियर जी? डन जी।
ये तो कुछ चीज़ें थी जो जनरल जी, ओवरऑल ट्रेट्स ऑफ अ हेड जी। देन सर्टन जी डेली एक्टिविटीज़ जी, और डेली रोल्स जी, और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जी, जो हेड की टेबल पे चेकलिस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए जी। एंड इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट जी? टाइम इन। या अराइवल टाइम उसको आप कह लें, मॉर्निंग टाइम आप उसको कह लें, ओपनिंग टाइम कह लें, जो भी नाम दे दें उसको जी। That who will be there to welcome or receive the child early in the morning ji? Will it only be gatekeeper ji? No. There must be there certain team. क्योंकि when the child remains unattended, issues occur there जी। यही वो टाइमिंग होती है जिसको आप मॉर्निंग टाइम कहें, असम्बली से पहले, ब्रेक टाइम कहें, लेसन फ्री है या एक लेसन और दूसरे लेसन के दरमियान गैप आ रहा है, या पैकअप टाइम है जिनमें इश्यूज बनते हैं जी, ख़ास तौर पे बिहेवियरल इश्यूज जी। या ना भी बने, यही वो टाइम है जिस पे बच्चा अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। द चाइल्ड इज नेवर सपोज टू बी देयर जी, अनअटेंडेड जी। तो क्या मॉर्निंग में हेड के नोटिस में हो दैट हु विल बी नंबर वन, हेड हिमसेल्फ मस्ट बी देयर जी, बिकॉज ही इज अ लीडर। व्हेन ही इज स्टैंडिंग देयर, अदर स्टाफ मेंबर विल ऑल्सो बी देयर। अनफॉर्चुनेटली उल्टा मामला कर दिया गया जी कि जो बंदा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, सबसे लेट तशरीफ ला रहे हैं जी। सपोज बाकी स्टाफ की अगर टाइमिंग मिसाल नॉर्मल 8 o'clock है, तो हेड इज़ देयर जी एट 9 o'clock जी। या इवन इफ हेड इज़ देयर जी एट 8 o'clock, तो वो गेट पे खड़े होना अपनी तौहीन समझ रहे होते हैं जी। वो डायरेक्टली ही मूव्स टू हिज ऑफिस जी। नो, नॉट एट ऑल, ही मस्ट बी देयर स्टैंडिंग बाय हिज टीम। कि मॉर्निंग में को सपोज ड्यूटी रोस्टर डेवलप हुआ है कि मॉर्निंग में कौन ड्यूटी करेगा, ब्रेक टाइम में कौन ड्यूटी करेगा। मैं ड्यूटी से मुराद क्या कह रहा हूँ, वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। आई विल नेवर लीव दोज चिल्ड्रन अलोन ऑन देयर ओन। कि उनको हर वक्त फील हो कि दैट देयर इज समबडी अराउंड दैम जी, नॉट टू चेक दैम, टू बी विद दैम, टू बी अमंग दैम। और इसको आप कह लें आप यूनिफॉर्म या उससे रिलेटेड कोई भी और चीज़ है, लेट कमर्स है सपोज फॉर एग्जांपल, कुछ भी है, वो यहीं पे चेक हो सकता है जी। व्हेन द चाइल्ड एंटर्स और सामने उसके हेड या उसके टीचर्स में से एक दो मेंबर्स उसको एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक वेलकमिंग नोट के साथ उसको ग्रीट करते हैं, तो द चाइल्ड एक्चुअली feels that the sense of ownership जी, sense of connection जी, he feels that he is important। am I clear जी? फिर उसके यूनिफॉर्म है, सपोज टाई गले में सिर्फ लटका दी गई है, शर्ट बटन अप नहीं है, तो जब हेड बुला के उस बच्चे को प्यार से उसकी टाई थोड़ी सी ठीक कर देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है उसको दोबारा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीटीआई को या किसी और डिसिप्लिन इंचार्ज को या चीफ प्रॉक्टर को या किसी और को डंडा लेके खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उसके शूज़ गंदे हैं, अगर हेड उनको बुला के प्यार से अगर ये स्टेटमेंट पास कर देंगे, वाओ यू आर लुकिंग कूल टुडे, थोड़े से शूज़ गंदे हैं आपके, कान में विस्परिंग कर देंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा वो बच्चा, अब वो मकसद असल वो शूज़ साफ़ कराना, मकसद असल को वो टाई सीधी कराना नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी रखनी हो तो कोई सा भी कपड़ा सारे बच्चे इकट्ठे बस पहन के आ जाएं, मकसद उसको एक एग्जैक्टिव फीलिंग्स देना है, इंपॉर्टेंट फीलिंग्स देना है, डिसेंट फीलिंग्स देना है, सिविलाइज्ड फीलिंग्स देना है उसको। अदरवाइज पर ये यूनिफॉर्म, टाई, कोट, पैंट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़ती।
वो हम किसी भी फॉर्म में रख सकते थे कि बच्चा किसी भी हालत में आ सकता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? तो बेसिकली क्या है, बच्चे को एक उसका एप्टीट्यूड डेवलप करना जी। और ये मॉर्निंग टाइम में जितना इफेक्टिव होता है ये किसी भी वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता जी। क्लासरूम के अंदर जाके आप 100 लेक्चर दे दें कि दैट चिल्ड्रन मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म जी, और ये चिल्ड्रन मस्ट फॉलो प्रॉपर यूनिफॉर्म जी, चाहे वो उसमें उनकी टाई है, चाहे उनकी वो शर्ट्स हैं, चाहे वो पैंट्स हैं, चाहे वो सॉक्स का कलर है, चाहे वो कुछ भी है, जो वो मॉर्निंग में वहाँ अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ पे अटेंड हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में वहीं अगर वो स्पॉट आउट हो जाएगा तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा जी। यू कैन चेक इट। और फिर क्या, हेड की मौजूदगी में उससे एक सेंस ऑफ रिलेशन भी डेवलप हो रहा होता है। सुनने में आता है बड़े इदारे हैं जी, बहुत बड़े इदारे, मैं शायद बहुत छोटा इंसान हूँ, कि जी बच्चे जिसमें कह रहे होते हैं कि जी सर हमने आज तक अपने कभी हेड से बात नहीं की जी, हमारी आज तक अपनी प्रिंसिपल के साथ कभी कन्वर्सेशन नहीं हुई जी, या होती भी है तो क्या वो टिपिकल एक जो तरीका है कि असेंबली में खड़े होकर ये सारे बच्चों को इकट्ठा है एड्रेस कर देना। नो, दिस इज बॉन्डिंग जी, व्हेन द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग, और व्हेन दे आर एंटरिंग एंड दे आर फीलिंग दैट देयर हेड इज देयर जी, वेलकमिंग दैम। और वो टोटल आप कहें तो डेली 15-20 मिनट की कब की बात होती है। एवरेज अगर आप निकालें तो वो विद इन 30 मिनट्स, वो पूरा स्कूल कॉलेज जो भी है, जो भी इदारा है, वो विद इन 30 मिनट्स का वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अमा क्लियर जी? दैन जी असेंबली जी, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जी। द हेड मस्ट बी देयर अबव ऑल जी। सबसे पहले वहां किसको होना चाहिए? हेड को जी। अक्सर असेंबली हो रही होती है, द हेड मौसूफ इज देयर इन द ऑफिस जी, enjoying his breakfast or cup of tea. अमा क्लियर जी? उससे बहुत एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ख़ास तौर पर इन बच्चों को, कि वो असेंबली जिसको हम पूरा एज अ टूल यूज़ करते हैं जी, जो पूरा एक कह लें एक कंप्लीट सेगमेंट थे टू वर्क अपॉन द माइंड्स एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन जी, उसमें अगर उनका हेड ही मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद है तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, दैट लीव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन जी ऑन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। When they are standing there and the head is also standing there by them, watching their activities, watching their participation, appreciating them, bucking them up, encouraging them, clapping for them, passing comments for them, it means a lot जी, it has a great impact जी। When the head is sharing daily few words with them जी रिगार्डिंग एनी कंसर्न जी, जो आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे कि वो असेंबली का स्केड्यूल कैसे होता है, असेंबली का थीम कैसे होगा, वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पूरे साल का आपका प्लान बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, उसी वक्त बच्चे पकड़ के खड़े कर दिए जाते हैं जी, आप बेटा आके तिलावत कर लो, आप आके नात पढ़ लो, या 1-2 दिन पहले तैयार किए जाते हैं। नहीं, होना क्या चाहिए, जब हमने कहा ना कंप्लीट सेशनल प्लान, तो पूरे सेशन की असेंबली का, या अगर पूरे सेशन का नहीं है तो कम से कम टर्म की, अगर टर्म का भी नहीं है तो मिनिमम क्या है, कम से कम मंथली प्लान तो ज़रूर होना चाहिए ना, कि इस मंथ में हु विल पार्टिसिपेट थे। और ख़ास तौर पे जब मैं हु विल पार्टिसिपेट कह रहा हूँ, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड टू कीप अ चेक दैट excellent performers are not required there, everybody is required there। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि हर बच्चे को मौका मिल रहा हो? अब वो हर बच्चे आप कहें जी, एक सवाल उठ सकता है कि आप पूरे स्कूल में फॉर एग्जांपल 1000 बच्चा है जी, तो साल में तो टोटल 365 दिन होते हैं। वर्किंग डेज हमने एवरेज निकाले थे 180 to 200 होते हैं, बहुत चले जाएं 230-40 हो जाएंगे, तो सारों को कैसे मौका दें? तो क्या उसके पीछे कोई मैकेनिज्म वो हम डिस्कस करेंगे? स्टूडेंट ग्रूमिंग का कोई मैकेनिज्म हमने रखना है ना। क्या उस मैकेनिज्म के प्रोसेस से गुजर के आया है वो बच्चा जो मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहा है, या वैसे ही उसका किसी ने नाम लिख दिया जी, या उसने खुद लिखवा दिया है?
मेरा सवाल यह, जिसने नाम खुद नहीं लिखवाया उसको फ्रंट पे कौन लाएगा? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेड। यहाँ साथ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट ग्रूमिंग से रिलेटेड कंप्लीट हम एक प्लान डिस्कस करेंगे जो स्कूल सिस्टम, स्कूल पॉलिसी का हिस्सा होगा। क्या वो हेड ने उस पर नज़र रखी हुई है कि क्या ये जो मॉर्निंग असेंबली में बच्चे आ रहे हैं क्या उसी प्रोसेस के थ्रू होके आ रहे हैं, या बस डायरेक्टली आ रहे हैं, या रैंडमली आ रहे हैं, या परफेक्शन की बेस पे आ रहे हैं? When all the time जी, how will I observe? कि जब मैं देख रहा हूँ हर वक्त क्लियर कोई एक्सेलेंट परफॉर्मर आ रहा है जी, चाहे वो किरात है, चाहे वो नात है, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो हदीस ऑफ द डे है, चाहे वो मैसेज ऑफ द डे है, तो देन आई शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट जी। इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग कि सारे परफेक्ट आ रहे हैं। उनमें मुझे लगना चाहिए कभी कोई ऐसा भी तो हो जो फर्स्ट टाइम फ्रंट पे आया हो। एक बात जी। दूसरी बात क्या, एम आई इन्वॉल्विंग माई स्टाफ मेंबर्स, माई कलीग्स, माई टीम इन दैट प्रोसेस और नॉट? जिसमें सजेस्टेड क्या होता है कि जी कि मैसेज बाय द टीचर जी, मैंने अपने स्टाफ को भी तो प्रिपेयर करना है ना। तो क्या कहा जाता है कि द गुड टीचर इज द वन हु इज ऑलवेज देयर विद हिज बैकअप प्लान जी। वो लीडर का बैकअप प्लान क्या होता है जी? तो उसके बाद अगला लीडर कौन होगा? am I क्लियर जी? तो प्रिंसिपल का बैकअप प्लान आप क्या कह लें, क्या बाकी सारे टीचर्स, बाकी स्टाफ मेंबर भी उसी लेवल पे ग्रूम हो रहे नहीं हो रहे? उसकी शुरुआत यहीं से आप कर लें कि टीचर्स में से, स्टाफ मेंबर्स में से भी क्या मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि डेली कोई एक स्टाफ मेंबर जो है बच्चों से कुछ 2-4 लफ्ज़ शेयर करेगा, तो मैसेज ऑफ द डे की फॉर्म में, लेसन ऑफ द डे की फॉर्म में, या टॉक ऑफ द डे की फॉर्म में, वट एवर इट इज़ जी। am I क्लियर जी? यानी इट मस्ट हैव अ रिटन प्लान जी, कि इसका प्रॉपर एक रिटन प्लान होना चाहिए। मैंने टाइम इन का कहा है तो प्रॉपर एक रिटन प्लान होना चाहिए ऑन द टेबल ऑफ हेड जी, कि हु विल बी देयर वेलकमिंग द चिल्ड्रन अर्ली इन द मॉर्निंग जी। वो एक रिटन हो, मंडे को कौन होगा, ट्यूसडे को कौन होगा, वेडनेसडे को कौन होगा, नहीं होगा तो उसके बैकअप में कौन होगा। फिर असेंबली है तो उसका क्या प्लान है जी, असेंबली का थीम क्या होगा, असेंबली का कंटेंट क्या होगा, असेंबली के सेगमेंट क्या होंगे, असेंबली में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आ रहे हैं। am I क्लियर जी? मैं क्या कह रहा हूं, रिटन फॉर्म में जी। विल कैरी इट ऑन फ्रॉम हियर जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।